बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ अशफाक साक्सती। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं जनाब खावर गुमन साहब, हसन अयूब खान साहब आज नासाजी तबाह के बायस हमारे दरमियान नहीं हैं। चौधरी ग़ुलाम हुसैन साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो आज ज़रा हम तस्करा करेंगे कि गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात तो बहरहाल हो गए और आपने ये देखा कि वहाँ पर इंतखाबी जो प्रोसेस था जिसमें 9 लाख से ज़ायद वोटर्स ने अपना हक़ रायदही इस्तेमाल करना था। और जो हिस्ट्री रही है गिलगित बल्तिस्तान की, एक तो पैटर्न ये रहा वहाँ पर जो बहसीत मजमूई हमने देखा इससे पहले के 3 इंतखाबात में कि जिस जमात की मरकज़ में हुकूमत उसकी GB में हुकूमत, ये वैसे ही होता था जैसा कि आज़ाद कश्मीर में होता था। लेकिन इस दफ़ा वो पैटर्न टूटा और इस दफ़ा पीपल्स पार्टी, जिसकी बज़ाहिर काफ़ी की ओहदे उनके पास मौजूद हैं लेकिन बज़ाहिर उनकी मरकज़ में हुकूमत नहीं है, तो इस दफ़ा नून लीग के हिस्से में उस तरह से हुकूमत नहीं आई। तो उसके वजूहात पे भी हम बात करेंगे। लेकिन ये बात अपनी जगह दुरुस्त है कि मुकम्मल तौर पर जो नताइज हैं जारी नहीं किए गए। 5 हलकों के हतमी नताइज रुक गए हैं, 5 अजला में ऐसा हुआ है और वहाँ पर दोबारा पोलिंग का नोटिफिकेशन भी इस मुतालिक जारी कर दिया गया है और फिर उसके बाद मुकम्मल नताइज का ऐलान होगा। तो अब ये है कि ज़ाहिर के सवाल उठ रहे हैं। पीपल्स पार्टी की जो कैंपेन है और कैंपेनिंग स्किल्स हैं उनको खासा अप्रिशिएट किया जा रहा है। ना सिर्फ ये कि पीपल्स पार्टी की अपनी लीडरशिप तो ज़ाहिर है कि उसका क्रेडिट लेती ही है, लेकिन उससे हट के जो दूसरी जमातें हैं यानी कि नून लीग की जानिब से खासा इस पर बात की जा रही है। और इसमें एक मुफस्सिल बयान जो जारी किया गया है वो ख्वाजा साद रफ़ीक साहब की जानिब से जारी किया गया है। एक तो उन्होंने नून लीग की कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान का इजहार किया और फिर उसके बाद सोशल मीडिया पोस्ट की सूरत में उन्होंने इंतखाबी कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी, शाया कर दी है। अच्छा, इसमें बेसिकली उन्होंने ये लिखा है, अगर हम बयान कर सकें कुछ हद तक, कि पिछले 48 घंटों में तवातुर के साथ सोशल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर मुस्लिम लीग नून को GB इंतखाबात में बड़ी शिकस्त होने का तासुर दुरुस्त नहीं है। इस तासुर की उन्होंने नफ़ी की। उसकी वजूहात बताते हैं नीचे कि मुस्लिम लीग नून ने 6 नशिस्तें जीती, जबकि हमारे हिमायत याफ्ता 2 आज़ाद उम्मीदवार डॉक्टर असद शफीक घांचे GB 24 और सेठ अनवर घांचे GB 23 से कामयाब हुए हैं। एक तो ये चीज़। फिर आगे बताते हैं कि पीपल्स पार्टी 10 और मुस्लिम लीग नून के 8 नंबर्स हैं। तो ये नहीं कि वो कह रहे हैं कि क्लोजली टाइड है। फिर आगे लिखते हैं कि वजूहात क्या हैं और पीपल्स पार्टी ने क्यों बेहतर परफॉर्म किया। इंतखाबी मुहिम उन्होंने हमसे बहुत पहले शुरू की थी। GB में उनका तंजीमी ढांचा हमसे बेहतर था। उनकी मरकज़ी क़यादत वहाँ 2 माह से मसरूफ़ अमल थी। उनकी मरकज़ी क़यादत की जानिब से मुहैया करदा अखराजात का बेमहा इस्तेमाल किया गया। उन्हें अखराजात की कोई फ़िक्र न थी। मुस्लिम लीग नून हस्बे रवायत काफ़ी ताख़ीर से हरकत में आई। कोई पार्टी फंड दस्तयाब नहीं था। मुकामी अंदरूनी ग्रुपिंग ने पहले ही सूरत हाल कमज़ोर कर रखी थी जिसकी तरफ मरकज़ ने कभी खातिर ख्वाह तवज्जो नहीं दी। उम्मीदवार मौजूद थे लेकिन इलेक्टेबल्स बहुत कम थे। दूसरी तरफ PTI के वोटर्स की बड़ी तादाद ने अपनी जमात को मैदान में ना पाकर मुस्लिम लीग नून के बजाय पीपल्स पार्टी को वोट दिया। बढ़ती हुई महंगाई ने भी PMLN की मकबूलियत पर असर डाला। इस सब के बावजूद 8 नशिस्तें जीत लेना, कामयाब अवामी जलसे, रैलीज, कॉर्नर मीटिंग्स का इनेकाद करना जिनमें हज़ारों अफराद ने शिरकत की, तकरीबन हर हल्के में मौसर इंतखाबी मुहिम चलाकर मुतासिर कुन वोट हासिल करना बड़ी कामयाबी है। हमारे चंद उम्मीदवार बहुत ही कम मार्जिन से हारे। और फिर इसमें आगे उन्होंने शुक्रिया अदा किया कैप्टन सफदर साहब का, अमीर मुकाम साहब का, मुर्तज़ा जावेद अब्बासी एट्सेट्रा एट्सेट्रा। और फिर वो कहते हैं कि आगे एक मशवरा जो उन्होंने दिया अपनी जमात को कि मेरी राय में पार्लिमानी निज़ाम चलाने के लिए मुस्लिम लीग नून हुकूमत साजी में पीपल्स पार्टी से ताउन करे लेकिन कोई वजारत ना ले। गिलगित बल्तिस्तान में PMLN के लिए ऑपोजिशन का किरदार अदा करना ज़्यादा बेहतर होगा। तो ये जनाब खावर गुमन साहब, ये आप देख लें कि ये जो पॉइंटर्स हैं इसके अंदर अगर जो पॉइंट वाइज हम बात करें तो एक तो बड़ी शिकस्त का तासुर उन्होंने फरमाया कि दुरुस्त नहीं। नंबर 2 के इंतजामी ढांचे से मुतालिक उन्होंने बात की कि तंजीमी ढांचा नहीं, मतलब छोटी शिकस्त है तो वो दुरुस्त नहीं। कहने में जो ऐसा मज़ा नहीं आया। अच्छा, हाँ, बहुत शुक्रिया। देखें, अगर तो एक कोई नौ वारद, नौ मौलूद, कोई अदना कारकुन जो है ना नया सियासत के अंदर आया है तो वो इस तरह का बयान दे तो समझ आती है। ख्वाजा साद रफ़ीक साहब, उनके वालिद मोहतरम ज़ाहिर पुराने सियासी कारकुन, मल्टीपल टाइम्स ये इलेक्शन जीते, फेडरल मिनिस्टर रहे और एक ऐसी जमात का वो हिस्सा हैं जिसके पास जो है दौरे हाजिर में अगर मुआजना किया जाए
सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है इन टर्म्स ऑफ इलेक्शन लड़ने का। उनके जो कायद हैं इस वक्त ताहियात कायद हुकूमत चलाने का नवाज शरीफ साहब, वो मल्टीपल टाइम्स प्राइम मिनिस्टर रहे। अब तो शहबाज शरीफ साहब मल्टीपल टाइम चीफ मिनिस्टर, उसके बाद फिर अब 2 दफ़ा वो प्राइम मिनिस्टर हैं। तो अब हमें ख्वाजा साद रफ़ीक अगर ये बता रहे हैं कि जी हम लेट गए, हमें पहले जाना चाहिए था, वहाँ पे ये मसाइल थे, हम इलेक्टेबल्स को नहीं ले सके, हम पैसे नहीं खर्च कर सके, वो क्या कहते हैं नाच ना जाने में, अब इसको क्या मुहावरा होता है पता नहीं, आंगन का कोई तस्करा है। एक ड्रामा आता था आंगन टेढ़ा, शायद आपने देखा ना जाने आंगन टेढ़ा। जी सर, बहुत शुक्रिया सर। पीटीवी पे सर एक ड्रामा भी आता था पहले। ये कोई वजह नहीं बन रही, मतलब कोई गल बढ़ नहीं रही। जो ख्वाजा साहब रफ़ीक साहब जो अपनी पार्टी की जो है वहाँ पे उनको शिकस्त हुई है, उसका जो अब जो लेवरेज पीपल्स पार्टी को हासिल थी कि धांधली का कुछ कर रहे थे, साद रफ़ीक साहब तो ये भी नहीं कर सकते ना। एग्जैक्टली। अच्छा, अब इसके जो बरक्स तासुर जो कल रात मीटिंग हुई, अगर प्रोड्यूसर साहब हमारे वो तस्वीर चला सके कि मोहतरम प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात होती है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और जो है मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब जो सदर पाकिस्तान है, वहाँ पे शहबाज शरीफ साहब मुबारकबाद पेश करते हैं कि अच्छी कैंपेन चलाई। उसके बाद ये भी मुबारकबाद पेश करते हैं कि जी आपको मुबारक, आपने इलेक्शन बड़ा जीता और आपको वहाँ पे जो आपको फतह हुई है उसके लिए मुबारकबाद। वो और जरदारी साहब और बिलावल जो है मुबारकबाद रिसीव करते हैं हंसी खुशी, और फिर जरदारी साहब उसके ऊपर कमेंट भी करते हैं कि बेटा किसका है, बिलावल साहब का जिक्र करते थे, वो इशारा कर रहे हैं मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की तरफ। जब हम ऊपर की क़यादत की बात करते हैं फर्स्ट ईयर जो है, वहाँ पे तो हमें कोई इख्तलाफ नहीं हमें नज़र आ रहा। खबर ये भी है कि 40-60 का फार्मूला तय हो गया है। वज़ीर आज़म बजट भी आ रहा है कुछ, बजट जो वज़ीर आज़म जो होगा वो पीपल्स पार्टी से होगा, गवर्नर वहाँ पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से होगा। 60% वजारतें जो हैं पीपल्स पार्टी के पास, 40% वजारतें जो हैं जीबी के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास होगी। तो अल्लाह खैर सलाह, लेकिन मुझे इसलिए भी इस स्टोरी के अंदर कोई जान नज़र नहीं आती। ये जो बज़ाहिर हमें उनकी दूसरी और तीसरी दर्जे की क़यादत आपस में लड़ती हुई और इख्तलाफात करती हुई नज़र आती है कि जी एज एफ के जी हम एक दूसरे के खिलाफ बड़ा सख्त इलेक्शन लड़ रहे थे। 2022 से ऑनवर्ड ये एक दूसरे के साथ खड़े हैं और अभी भी साथ खड़े हैं। और मुझे नहीं लगता, वो हसन आज चूँकि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वो अक्सर ये बात करता है कि जो अल्फी और ग्लू के साथ इनको आपस में जोड़ा गया है ना, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुश्तरका दोस्त की तरफ से वो कोई इशारा करते हैं, वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि ये थोड़ी बहुत बयानबाजी करते हैं। बाकी वो की कहते हैं जो सब की कहते हैं कि विचू इको जाई ने, मतलब कोई इख्लाफ नहीं है। तो चौधरी साहब इसके ऊपर मजीद ज्यादा रोशनी डाल सर। वैसे हम रोना रोते हैं, रौला पाई जा विचो खाई जा सर। वैसे पाकिस्तानी इलेक्शंस में हम ये इस चीज को मिस करते हैं ना कि वो कभी भी कोई जिसको शिकस्त होती है वो तस्लीम नहीं करता। और आप ये देखें पैटर्न टूटा है कि 3 दफ़ा इलेक्शन वो जमात जीती जिसकी मरकज़ में हुकूमत थी, इस दफ़ा ऐसा नहीं हुआ और फिर भी शहबाज शरीफ साहब मुबारकबाद दे रहे हैं और अगले वसूल भी कर रहे हैं। तो कोई तो गल है सर। नहीं तो इससे क्या नतीजा निकालना चाहते हैं? मैंने बड़ी दो टोक बात की है कि इनको बहुत ज़्यादा बड़ी इबरतनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा है लोगों के हाथों। और मैंने कल भी अर्ज़ की थी कि इन्हें चाहिए कि अपनी पॉलिसियाँ, अपना पोस्चर, अपना बिहेवियर वापस आइन और कानून के दायरे के अंदर आएँ और सियासी काम और अवामी जो राय आम है उसको परवाह उसकी करें, ना कि जो अपने उनके ख्यालात हैं कि हम जीत गए इसकी डुगडुगियाँ बजा के अपने आप को किस मेरा ख्याल है यानी अंधे कुएं में फेंका हुआ है इन्होंने सियासी तौर पर। इनका 4 साल अभी यानी कितने साल हो गए हैं, इसके बावजूद भी कोई इनका सियासी कैपिटल नहीं बना और आइंदा भी इनको मुंह की खानी पड़ेगी अगर यही रवैया रहा। अच्छा, एक हफीज़ुर रहमान साहब वो फरमाते हैं कि हमारी सीटें आज़ाद अरकान बनकर मिलाकर कुछ 11 बनती हैं और वो कहते हैं हालात वाज़े हो जाएंगे। क्या कहा उन्होंने, पहले ज़रा ये दिखा दें।
इंशाअल्लाह ताला अगर हमारे कानून और इलेक्शन एक्ट के मुताबिक, ज़ाब्ते के मुताबिक फैसला होता है तो हमारी सीटें जो है वो 2 आज़ाद अरकान को मिला के 11 बनती हैं। और यकीनन इस दफ़ा थोड़ा सा मिक्स मैंडेट है और अभी कोई पता नहीं चल रहा है कि किस जमात के पास हतमी जो है वो फिगर्स नंबर क्या है। तो मुझे तो इंशाअल्लाह ताला अगले 1 से 2 दिन के अंदर जब ये सिचुएशन क्लियर होगी तो मुस्लिम लीग नून के नंबर जो है वो और बेहतर आपको नजर आ जाएंगे। अच्छा, ये तो मैंने आपको सुनवाया ना, लेकिन वो चंद साहब का भी बयान था, लेकिन चूंकि आप बार बार उसको मुस्तरद इस एतबार से कर रहे हैं कि जी मरकजी लीडरशिप जब मिली हुई आपस में, मिली हुई इन द सेंस कि वो मुबारकबाद दे रहे हैं, वसूल कर रहे हैं, कोई शिकायत नहीं आ रही, तो फिर चंद साहब के बयान के उसमें क्या उसमें रह जाती है बात? मैं बिल्कुल उस अपनी बात के ऊपर कायम हूँ कि चंद साहब का बयान या इवन शहबाज शरीफ साहब के बयान की भी वो अहमियत नहीं है जो मोहतरम नवाज शरीफ साहब के बयान की अहमियत है पार्टी के अंदर जो भी उनके ओहदों के अंदर तकसीम है। एक तो बहुत बड़ी मुबारकबाद जो है मैं देना चाहूँगा जीबी के इलेक्शन कमिश्नर साहब, इलेक्शन कमीशन को ख़ास तौर पर कि ये पंजाब या सिंध के कोई 1-2 हल्के का जितना वहाँ पे वोट डलते हैं सूबाई सतह के ऊपर, सारे अगर जमा तफरी किया जाए तो पूरे जीबी के इलेक्शन में टोटल इतना वोट पड़ता है। तो फिर भी उनको वहाँ पे जो इंतज़ामी अमूर के हवाले से शिकायत हमारे सामने आ रही हैं कि 5 हल्कों का इलेक्शन जो है वो उन्होंने नतीजा रोक दिया। लेटेस्ट का दोबारा पोलिंग होगी तो वो क्यों कर ऐसा हुआ इसकी समझ नहीं आ रही। और फिर एक सवाल जवाब अगर दोबारा से अगर हम ये बयान मोहतरम जो हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जीबी के जो जीते हैं वहाँ पे, वो कह रहे हैं कि अगर आइन और कानून के मुताबिक फैसला आया तो फिर हमारी इतने सीटें हो जाएंगी। अब इसका क्या मतलब है ये चौधरी साहब मुझे ज़्यादा समझा सकते हैं। फिर मोहतरम मैं ज़रूर बयान वो सुनना चाहूँगा चंद साहब का कि 5 सीटें जो हैं वो थोड़े फर्कों से, थोड़े नंबरों से आगे पीछे जो है। क्या फरमाते हैं चंद साहब? मैं कहता हूँ इतनी सरकारी मदाखलत थी, जो सरकारी मदाखलत थी उसके बावजूद पीपल्स पार्टी ने मेजॉरिटी ली है और वहाँ 5 सीटें 20 वोटों से, 100 वोटों से, 90 वोटों से, अभी पोस्टल बैलेट नहीं आए तो अनाउंस पहले कर दी गई सीटें। जी अच्छा चौधरी साहब, मेरा आपसे सवाल ये है, आपका बहुत ज़्यादा तजर्बा है, इतने ज़्यादा सख्त जो है एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात लगाने के बाद अगर दोनों ये जमातें जीबी में हंसी खुशी जो है बैठ जाती हैं इक़्तिदार के अंदर, इत्तेहाद के अंदर, जो कि बज़ाहिर कल की खबरें आज सारे अखबारात के अंदर छपी हुई हैं, तो इससे अवाम को क्या तासुर लेना चाहिए? ख़ास तौर पर आप जैसे जो ज़ाहिर पुराने जो लोग हैं वो जो काफ़ी अरसे से सियासत को देख रहे हैं या हमारे जैसे थोड़े से नए वारद हुए हैं, जर्नलिज्म के अंदर को 20-25 साल ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता, वो क्या समझे कि ये आवाम को इतना वो कम अक्ल समझते हैं, उनकी समझ बूझ सियासी नहीं है कि आप लोगों को क्या मतलब ये समझते हैं कि बस जो हम कहते हैं वही ठीक है। भाई या तो इल्ज़ामात लगाने हैं तो फिर सीरियस लगाएं, अगर नहीं लगाने तो फिर साथ मिलकर हुकूमत ना बनाए। ख्वाजा साद रफीक साहब का ये बयान, यहाँ तक तो मैं मानता हूँ कि जी भैया अगर हमें इकट्ठे नहीं बैठना चाहिए, अगर ये इल्जामात एक दूसरे के ऊपर हैं, आपने मेरे घर से चोरी कर ली है, ठीक है, मेरा हक आपने छीन लिया है, तो फिर भी मैं आपके साथ बैठ जाऊंगा, क्यों भाई? और नहीं, जिस वोटर ने आपको वोट इस बुनियाद पे दिया कि मैंने पीएमएलएन को या किसी और जमात को वोट नहीं देना, और पता चले 60-40 के फॉर्मूले के तहत उनके हल्के या उनके मसाइल हल करने के लिए जो वजीर साहब हैं वो पीएमएलएन से हैं, एग्जैक्टली, तो ये मजाक ना हुआ? जी चौधरी साहब। नहीं, तो आपने एक और नुक्ता नोट ने किया, ख्वाजा साद रफीक या अपना दूसरे जो हफीजर मान या जो भी है इनके, उन्होंने कहा कि जो लोग हैं ना वो पीटीआई की अदम मौजूदगी में वो पीपल्स पार्टी को मिल गए वोट। ये साहब ने कहा, वही बात यह है, पीपल्स पार्टी को मिले या नहीं मिले, पीटीआई का और उसके इत्तेहादियों का क्लेम है कि 24 में से 18-19 सीटें हम जीते हैं और हमारे साथ मुसलसल यकतरफा कार्रवाइयों ने हमारा रास्ता रोकने की कोशिश की है, लेकिन अवाम ने उसको मुस्तरद कर दिया और देहात की ख़वातीन भी घर नहीं बैठी और वोटरों ने इनका मुंह खटा, इनके दांत खट्टे कर दिए हैं। और सियासी तौर पर ये इतना बड़ा धचका है, पीपल्स पार्टी को भी है लेकिन बड़ा धचका नून लीग के, और दोनों को मिला के ये गवर्नमेंट बनाए ना बनाए जो मर्जी करते रहें, people have spoken and they have effectively spoken against them, whether you like it or you do not like it. मैं एक और चीज़ खबर साहब, ये अगर चलें, एक तो कोई चीज़ें होती हैं बाय डिज़ाइन, ठीक है, कि उसके अंदर फिर आप कहते हैं कि चलो हो जाए कि ठीक है हो गया, ये हमने इस तरह से फार्मूला तय करें। दूसरा ये होता है कि आप
वो जमात हैं जो दूसरी जमातों के ऊपर कहते हैं कि जी, मिसाल के तौर पर पीटीआई के जी उनकी तंजीमी ढांचा स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो लोगों को निकाल नहीं सकते, या उस तरह से उन्होंने उस पर एफर्ट नहीं किया। इवन पीटीआई के अपने लोग भी कहते हैं। इसमें इस सारे इलेक्शन की जो एक प्रोसेस हुआ, इसमें आपको क्या नज़र आया? क्या ओवर कॉन्फिडेंट थे? कोई बाय डिज़ाइन कोई मामला आपको उसकी कुछ शुनीद है, या फिर उससे हट के ये है कि उनकी तैयारी नहीं थी सही? किन की आप? नून लीग की। नून लीग, मुझे लगता है कि नून लीग थोड़ी ओवर कॉन्फिडेंट थी। ठीक है। और उनका ये ख्याल था कि क्योंकि हमारी हुकूमत है, जो पैटर्न की हम बात करते हैं, तो उसी पैटर्न के तहत जो है लोग हमारी तरफ आ जाएंगे। और जिस तरह कम बने, जिस तरह आपने कल बड़ा अच्छा उसको आर्टिकुलेट किया कि गेस्ट अपीयरेंस जो होती है ना किसी, एक कैमियो एक्सपीरियंस फिल्म के अंदर या ड्रामे के अंदर, वो मियां साहब ने थी कायद। अगर कल चौधरी साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि अगर मोहतरम नवाज शरीफ साहब का एक दफ़ा भी जाना बहुत मायने रखता है, लेकिन अगर वो 4 दिन वहाँ पे गुजार लेते, मतलब 4-5 अजला ना वहाँ पे एक जलसा कर लेते, तो डेफिनेटली वो एक अच्छा इम्पैक्ट वो छोड़ती। लेकिन इस वक्त जो खबरें हमें लाहौर से मिल रही हैं, और जो कल चौधरी साहब ने जिसके ऊपर बात की कि वो ज़ाहिर है ख़ानदान जो है, जो रूलिंग ख़ानदान जिनको कहा जाता है कि हम रूलिंग पार्टी हैं, रूलिंग ख़ानदान है, तो उनके अंदर भी विरासत, जो सियासी विरासत के हवाले से इख्तिलाफ राय की खबरें, जिस तरह चौधरी साहब ने कल खबर ब्रेक की कि हमजा शहबाज जो है की बात नहीं सुनी जा रही पंजाब के अंदर। ज़ाहिर है कैंपेन वो अच्छी कैंपेन करते हैं। मरियम साहिबा बिकॉज ऑफ सीएमशिप की वजह से नहीं जा सकी, और क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने पाबंदी लगाई हुई थी कि कोई भी फेडरल मिनिस्टर नहीं जा सकता, और हमजा शहबाज वहाँ पे गए नहीं है। हमजा शहबाज नहीं गए तो उनके कैंप के लोग भी नहीं गए, लिहाजा वहाँ पे जो लोग गए हैं कैंपेन करने, आपने देखा होगा बड़ी बेदिली से, वो जो होता है ना ओवर एक्साइटमेंट, जिस तरह आपने देखा कि बिलावल या उनकी बहन आसफा और बाकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग, वो एक जरा they were serious about it. Not only serious, they were very charged, मतलब एक एक्साइटमेंट थी। यहाँ पे वो जो पार्टी के अंदर तकसीम है जो खानदान की सतह के ऊपर, उसकी रिफ्लेक्शन मुझे ठीक ठाक नजर है। गॉट योर पॉइंट। चौधरी साहब, एक चीज मुझे बताएं, एक तजुर्बा और खास तौर पर एक अपना मुशाहिदा जो रहा 2011 में, आपको याद होगा जब पीटीआई की जानिब से पहला जलसा कराची में बड़ा जलसा किया गया था, और उस वक्त आपको पता है कि एमक्यूएम का वहाँ पर तूती बोलता था, और वहाँ पर जाहिर है कि कोई रखना ना डालने के हवाले से, जाहिर है कि लोगों ने तो खुद निकल के आना था, लेकिन किसी किस्म का रखना ना डालने के लिए एक बातचीत भी हुई थी पीटीआई और एमक्यूएम की उस दौरान। उसमें हमने देखा कि जब जलसा बड़ा हुआ, कामयाब हुआ, और बड़ा एक तारीख साज उस वक्त जलसा हुआ था, उसके बाद बज़ाहिर तो एमक्यूएम की जो क़यादत थी उसकी जानिब से कहा गया कि हाँ जी ठीक हो गया, हमने कुछ नहीं किया, लेकिन अंदरूने खाना सवाल बड़े उठे थे कि ये हो कैसे गया। तो यहाँ पर ऊपर जो मुबारकबादें दी जा रही हैं, जैसे कि खावर गुमन साहब फरमा रहे हैं कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने कहा, लेकिन दरपर्दा ये सवाल तो उठ रहे होंगे कि ये हो कैसे गया। जी सवाल नहीं उठ रहे, आप दोनों अशफाक साहब और खावर साहब, आप माफ़ करना, एक सीधी ग्राउंड रियलिटी को इग्नोर कर रहे हैं कि दी पॉलिसीज परसूड बाय मुस्लिम लीग and ably assisted by People's Party have been outrightly rejected by the people of Pakistan, in this case GB। वहाँ जितना भी आप उसको डिस्कस करें, जितना खिदो खुंडी नहीं होंगी पिंड च, ਉਹ ਬਾਲ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਟਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਜਮਾ ਕਰਕੇ ਉਤੋਂ ਸੀ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਖੋਲਦੇ ਜਾਓਗੇ ਨਾ ਉਹ ਲੀਰਾਂ ਹੀ ਨਿਕਲਣਗੀਆਂ। इसमें से कोई अच्छाई नहीं निकलनी। अगर ये अपनी शिकस्त को हैंड्स डाउन, शिकस्त को मान के कहें कि हमारी पॉलिसियाँ गलत थी, हमने लोगों की खिदमत नहीं की, हमने जमहूरी तकाज़े पूरे नहीं किए, और लोगों ने किसी ऐसी पार्टी जिसका वजूद नहीं है उसके हमायत या लोगों के और उनके वोटों की तादाद देखें ज़रा, जिधर जिधर भी उनके वोट हैं वो इनके और उनके कितना बड़ा फ़र्क है। तो ये एक नई सूरत हाल है, इसको इन्हें रियलाइज़ करना चाहिए। अभी 2 साल प्लस हुए हैं, अगर ये अपना अभी से कोई सियासी रवैया और अवामी बिहेवियर सामने नहीं लेके आते तो जो अगला इलेक्शन आएगा उसमें इनका बिल्कुल सफाया हो जाएगा। कोई 2-4 सीटें जो पहले मिली थी शायद वो भी ना मिले। इफ़ दैट इज़ द केस खावर गुमन साहब, जैसे कि चौधरी साहब फरमा रहे हैं, और अगर आवाम को ये लगता है
कि मरकज़ में नून लीग और पीपल्स पार्टी साथ हैं। भले पीपल्स पार्टी ये कहे कि जी हम हुकूमत में नहीं है, लेकिन साथ हैं, उनके बगैर कोई काम नहीं हो सकता, अहम आइनी ओहदे उनके पास हैं। तो अगर ऐसा केस होता तो फिर अवाम को पीपल्स पार्टी को भी मुस्तरद करना चाहिए था, ऐसा क्यों नहीं हुआ? एक अहम सवाल आपने उठाया। देखिए, एक तो ये आपने पहले जो बात कर रहे थे कि दरपर्दा लोग सवालात नून लीग के अंदर उठा रहे होंगे कि हमारी पार्टी की आदत की तरफ से इसको कैंपेन ठीक नहीं गई। नून लीग में उठाए ना, इवन शहबाज शरीफ साहब को खुद ऐसा तो होगा। साद रफीक साहब ने प्रॉपर चार्जशीट किया है, मतलब दबे अल्फाज में नहीं, सादा सादा अल्फाज के अंदर उन्होंने कहा है कि पार्टी की आदत सोई रही, हम बहुत लेट गए और हमें टाइम पे जाना चाहिए था, अच्छे तरीके से कैंपेन करनी चाहिए थी, वो उन्होंने चार्जशीट कर दिया। अगला सवाल ये है कि अगर नून लीग को रिजेक्ट किया है तो पीपल्स पार्टी को रिजेक्ट क्यों नहीं किया? यार खाबर साहब, मुझे आप सवाल का जवाब दे दें, ये मकामी बाद इंतजामी है या मुल्क की सतह पर इनकी पॉलिसियों के खिलाफ अवामी और सियासी शिकस्त है? मैं बिल्कुल सती साहब और रजोई साहब आपके दोनों के सवालात का जवाब इकट्ठे दे देता हूँ। अगर हम कलेक्टिवली देखें ना, सो वहां पे आजाद उम्मीदवार इन दोनों के मुकाबले में इक्वली ऐसे, एम आई राइट? जी जी। सो ये उस सूरत में जीते हैं कि वहां पे एक जो साबका हुक्मरान पार्टी है उसके पास ना कोई निशान था, ना उस अलॉट निशान भी ले लिए गए फिर। वो भी नहीं है, बाकी वो पार्टी की आदत भी कुछ को इजाजत मिली, कुछ नहीं, वो भी वहां पे नहीं है। लिहाजा वो एक रिजेंटमेंट वो भी हमें नजर आई है। मतलब ये बड़ा एक अनयूजुअल है कि बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज मेन स्ट्रीम के अंदर, नून लीग पीपल्स पार्टी हुकूमत में है, और आपका जिस तरह सवाल है कि फिर एक को क्यों मिला, क्यों एक्सेप्ट किया गया, दूसरे को क्यों रिजेक्ट किया गया, चूंकि वो कहते हैं कि वो याद है ना कि बच्चा मेरे जैसा, या आपको भी शामिल कर दूं, भागता भागता घर गया, मैं घर कहता है अम्मा अम्मा मैं फर्स्ट आया, कितने लोग भागे फिर उसने बताया कि जी वो बस अच्छा। सो वो मतलब ये है कि अब चूंकि ये मेन वहां पे मुकाबले में थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नून लीग की थी, तो उन्हीं के दरमियान मुकाबला होना था। और रह की क्या, जो तीसरे जो आजाद थे, जो मादर पिदर आजाद हसन जो कहता है, उनको किसी की सपोर्ट थी या नहीं थी, हम नहीं जाते किसी के दावे के ऊपर, उनको 18 मिली या 20 मिली, हम उस तरफ नहीं जाते। हम वो उन हकाइक के ऊपर बात करते हैं जो कि अभी तक जो गैर अपनी जो भी हमारे सामने नतायज आए हैं, तो उनके मुताबिक भी वोट उनको इन दोनों पार्टी से ज्यादा पड़ा है। और सीटें भी अभी तक देखें आजाद इंडिपेंडेंट्स कितनी टोटल अगर जमा करें, अभी मैं सरकारी नतायज जो है ना, जीबी के 24 में से 19 नशिस्तों के जो सरकारी नतायज हैं जो ARY के पास हैं, उसके मुताबिक पीपल्स पार्टी के पास 9 हैं। अच्छा, आजाद उम्मीदवारों के पास 5 हैं, नून लीग के पास 5 हैं, और MWM का लिख रहे हैं कि उसके पास 0। अच्छा, 5 के जो नतायज आपको पता है कि रोके गए हैं, और फिर बाकी बाज पोलिंग पहले ये 9-10 तक आजाद चले गए थे। पहले वो था ना, ये सरकारी है, वो तो गैर हतमी गैर सरकारी था, तो ये सरकारी। उसमें तो आपको याद है कि वो काजिम नेसम जो थे MWM के, उनको भी जिता दिया गया हैं, ये वो आजाद। इसमें जो है वो GB A8 स्कर्दू है, GB A13 स्टोर 1 है, और GB A15 दयामिर है, फिर GB A16 दयामिर 2 है, फिर GB A17 दयामिर 3। चले वो तो ये मतलब देन अगर इसको भी हम लें तो वो भी हम देखें कि अच्छा खासा उनको, मतलब इसमें डिटेल्स में जाके चेक करना होगा कि यहाँ पर लीड कौन कितने कर बड़े। सो वो मेरे ख्याल में एक लम्हा फिक्रिया सबके लिए है, जैसे चौधरी साहब ने बात की कि सारी सियासी जमातों को सोचना पड़ेगा कि अब ये नई जनरेशन के जो नए तकाजे हैं, नए दौर के तकाजे हैं सियासत के, वो क्या हैं, अवाम क्या चाहती है, अवाम को क्या चाहिए। तो उस वाले से अभी ये बड़ी भारी जिम्मेदारी है। लेकिन मैं वापस उसी चीज़ के ऊपर आऊँगा, अगर पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मिल के हुकूमत बनाएंगे, जो कि कल की खबर यही है कि ये तय पा गया है, दोनों मिल के हुकूमत वहाँ पे बनाएंगे, तो फिर ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा दोनों इन सियासी जमातों के लिए वहाँ पे आइंदा जो भी इनके जितना वक्त मिलेगा वहाँ पे काम करने के लिए, वो किस तरह काम करते हैं, किस तरह डिलीवर करते हैं। और नहीं चौधरी साहब, आपको क्या लगता है कि फार्मूला शराकत इक़्तिदार का ही होगा GB में भी, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं? नहीं, जब ऊपर वो इकट्ठे हैं तो यहाँ एक दूसरे के खिलाफ क्यों काम करेंगे? लेकिन कुछ खबरें जो सब आ रही हैं, बजट पर भी उनके हो गया, वो बजट तो कुछ सेटल हो गया मामला। पीपल्स पार्टी वाले कह रहे हैं कि जी हम कुछ आजाद के साथ बात कर रहे हैं, इनके जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो सदर हैं वो भी कह रहे हैं हम भी लोगों से बात कर रहे हैं, अभी को नताइज आने हैं, तो उसके ऊपर तो अभी देखते हैं। लेकिन ये बज़ाहिर यही लग रहा है, जिस तरह मैंने देखा ना कि कल की अगर तस्वीर हम दिखा सके, तो जब वहाँ पे पहुंचे बड़े राजी खुशी बैठे ने,
हाँ, मतलब कि सदर हाउस के अंदर नून लीग पीपल्स पार्टी कल वो आप 28वीं तरमीम का भी नहीं, कुछ इट इज़ पूछ रहे नॉट थे। पॉसिबल कि वही अभी मैं नहीं समझता कि मुस्लिम लीग नून जो है पीपल्स पार्टी के तावन के बगैर आगे चल सकती है, या पीपल्स पार्टी के पास कोई दूसरी ऑप्शन है। फिलहाल वो एक ऑप्शन है, लेकिन अभी उधर कोई जाने को तैयार नहीं है। ओके, चलें एक ब्रेक ले लेते हैं जी, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक बार फिर से खैर मकदम। अब ज़रा तस्करा करेंगे आज़ाद जम्मू कश्मीर का, और वहाँ पर से जो ख़बर सामने आई है कि मुजफ्फराबाद में ISI की एक बड़ी कार्रवाई हुई है, और कार्रवाई उनकी जानिब से की गई है, और भारतीय बदनाम ज़माना खुफिया एजेंसी रॉ से मुंसलिक 5 अफराद पकड़े गए हैं, गिरफ़्तार किया गया है, और उनसे असलहे का ज़ख़ीरा, लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन्स और मवासलाती आलात के अलावा नक्शे भी बरामद किए गए हैं। अभी जो बरवक्त कार्रवाई हुई है, इससे आप ये देखें कि ये इसमें बताया जाता है कि हसास तनसीबात के भी नक्शे थे, और साथ ही साथ काफ़ी कुछ इम्पोर्टेंट था। इस बरवक्त कार्रवाई से अवामी सलामती को मुमकिना ख़तरे से महफूज बना लिया गया। तो ज़ाहिर है इस पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ डॉक्टर कमर चीमा भी मौजूद इस सेगमेंट में। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। ये ज़रा ये समझाइएगा कि ये जो हालात ऑलरेडी वहाँ के चल रहे हैं, और ज़ाहिर है कि एक प्रोटेस्ट हो रहा है, और उसके हवाले से जो सिचुएशन है वो अपनी जगह मौजूद है। ऐसे में भारत का हमें पता है अजीत डोवल के मंसूबे क्या हैं, मोदी के मंसूबे क्या हैं, राजनाथ सिंह की सोच क्या है, फिर ज़ाहिर है कि हमारे लिए एक बड़ा सेंसिटिव ये मैटर है, और ऐसे में यहाँ से ये गिरफ्तारियाँ और इन लोगों का पकड़े जाना, खुदा का शुक्र है कि सही वक्त पे पकड़े गए। व्हाट डज दैट इंडिकेट? जी बहुत शुक्रिया इशफाक भाई और खाबर भाई। देखिए, बात सीधी सी है कि मैं समझता हूँ कि आज़ाद कश्मीर के लोगों के पास बड़ा अच्छा मौका है कि वो एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस के ज़रिए तब्दीलियाँ लाएं। प्रेशर ग्रुप्स जो हैं वो तो तब्दीलियाँ नहीं लेके आ सकते। मैं सिर्फ अगर मकबूजा कश्मीर और आज़ाद कश्मीर का मुआवजा करूँ, तो जब मोदी ने 370 एंड 35A रिवोक किया, तो आपको याद होगा वहाँ के लोगों से जो वोट का हक है छीन लिया गया, जिस पे इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी को, सेंट्रल गवर्नमेंट को फोर्स किया कि वहां पे इलेक्शन करवाएं, क्योंकि उसको पता था कि मैंने हारना है। यानी कि आज़ाद कश्मीर के लोगों के पास वोट का हक है, मकबूजा कश्मीर के लोगों के पास वोट का हक भी नहीं था, और उनको सुप्रीम कोर्ट ने मजबूर किया मोदी को कि वोट कराओ, और फिर वो हार गया वहां पे। तो मैं समझता हूँ कि अगर एस्टैब्लिश्ड पॉलिटिकल पार्टीज मौजूद हों, और आप अगर तो उनका काम है कि असेंबली में जाके तब्दीली लेके आए। अगर आप प्रेशर ग्रुप हैं, आप अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाएं। ये जो भी लोग एहतजाज कर रहे हैं, इनके पास सबसे अच्छा जो तरीका रिफॉर्म लेके आने का है वो तो असेंबली के अंदर है ना कि बाहर रहने का। तो ये जो सेमी आर्म्ड ग्रुप्स हैं, एक तो हमने देख लिया कि जो आपके सामने होते हैं दहशतगर्द ग्रुप हैं, वो तो एक बिल्कुल और तरीके से ऑपरेट करते हैं। लेकिन ये जो ग्रुप्स हैं जिनका जो सिविल राइट्स की बात करते हैं, जो ये बात करते हैं कि हम वाकई तब्दीलियां लेके आना चाहते हैं, तो उनको चाहिए कि वो पॉलिटिकल फोर्सेस के साथ बैठें, पार्लियामेंट में जाएं, वहां पे बैठ के जो मर्जी तब्दीली करें। ये तो नहीं है कि हर 4 महीने बाद, 3 महीने बाद आप पार्लियामेंट से बाहर रहें और आप कहें कि जी अब हमने जो है वो हमारे ये मुतालबे हैं, ये। और डॉक्टर कमर चीमा साहब, अब तक जो 35 मुतालबात में जो डिलीवर किया गया, जाहिर है कि बिजली के यूनिट से लेके, आटे की कीमत से लेके, और सब्सिडीज, हेल्थ कार्ड से लेके मामला काफ़ी हैंडल किए गए। और फिर दूसरा ये है कि ये जो सदर आज़ाद कश्मीर की जानिब से जो कि सुप्रीम कोर्ट से ऑब्जर्वेशन भी ली गई थी, जो राय मांगी गई थी, उसके अंदर भी ये क्लियर कट कहा गया है कि यहाँ पर जो तब्दीली है वो एक आइनी तरीक़ेकार के तहत असेंबली के थ्रू हो सकती है, और 2/3 मेजॉरिटी उसके लिए एक आपके लिए एक रिक्वायरमेंट है। साथ ही साथ उसमें यह भी कहा गया कि जो आवाम है, अगर किसी को एहतजाज करना है तो पीसफुल आप प्रोटेस्ट करें, लेकिन किसी की जान खतरे में डालना या रियासती इदारों के खिलाफ हथियार उठाना ये किसी तरह से भी जस्टिफाइड नहीं है। इसका मतलब है इससे एक इंप्रेशन जाएगा कि आप किसी दूसरे के हाथ में खेल रहे हैं। तो ये तो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से भी ये राय दी गई है इस सारे मामले पे। देखिए, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जिस तरह पॉलिटिकल पार्टीज ने एक स्ट्रगल की है, इसी तरह आज़ाद कश्मीर के अंदर भी मेरा ख्याल है हमारे लोगों को तो समझ जाना चाहिए कि जो तब्दीली है वो सिर्फ पार्लियामेंट से आनी है, वो आपकी कानून सा असेंबली से आनी है। वो बाहर बैठ के आप लॉबिंग कर लें। आप देखें, एक जो इंटरेस्ट ग्रुप या प्रेशर ग्रुप का इंटरेस्ट बड़ा छोटा होता है, एक स्टेट का इंटरेस्ट बहुत बड़ा होता है। वो एक स्पेसिफिक इंटरेस्ट पे 10, 15, 20, 25 मुतालबात देखने होते हैं। जो गवर्नमेंट होती है, जो पार्लियामेंट होती है, उसका काम करने का अंदाज भी डिफरेंट होता है।
वो उसका फ्रेमवर्क भी बहुत बड़ा होता है, उसमें पूरी गवर्नमेंट स्टेट चलानी होती है, पूरी इकोनॉमी देखनी होती है, उसने कोई बिजली का सिर्फ मसला नहीं देखना या सिर्फ तालीम का मसला नहीं देखना। तो मुझे लगता है कि अगर हमारे पास डेमोक्रेटिक राइट होने के बावजूद, असेंबली होने के बावजूद, सेपरेशन ऑफ पावर होने के बावजूद, अगर हम लोग वायलेंस का रास्ता इख्तियार कर रहे हैं और इस तरह लोगों को उकसाते हैं और तकसीम पैदा करते हैं और इस मसले को इंटरनेशनलाइज करने की कोशिश करते हैं, जबकि इस वक्त इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर जो है उसकी दुनिया में बात हो रही है कि वो जिस अंदाज से वहां पे डिसएनफ्रेंचाइज किया गया, यहाँ पे लोग एनफ्रेंचाइज भी हैं, वोट भी दे सकते हैं, सारा कुछ कर सकते हैं, लेकिन लोगों को उकसाया जा रहा है। अमूमन गवर्नमेंट जो होती हैं अमूमन दुनिया में अनपॉपुलर होती हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप 10, 20, 50 हज़ार ये बड़ा अच्छा नुक्ता आपने उठाया चीमा साहब। अब ये बताइएगा कि जो भी बात की आपने इंडियन कनेक्शन, अनफॉर्चुनेटली जब जाहिर है बातचीत पहले हुई, कोशिश भी की गई और जिस तरह भी जिक्र हुआ आपको 38 मुतालबात थे, उनमें से 35, 36 या 37 मुतालबात जो हैं वो पूरे भी कर दिए गए। ये जो महाजरीन की सीटों का मामला है, इसके ऊपर भी मैं रात को राठौड़ साहब की बात सुन रहा था, वहाँ पे जो फैसल राठौड़ साहब है प्राइम मिनिस्टर, वो कह रहे थे स्टिल जो है बेशक कुछ लोगों को हमने वो कालादम जो उनकी जो ये जो जॉइंट एक्शन कमेटी के को डिक्लेयर किया, लेकिन जो लोग हैं वो तो हमारे ही हैं, दोबारा भी बातचीत की जा सकती है। मेरा सवाल आपसे ये है कि आप मुल्क से बाहर हैं, अब ज़्यादा जो है एक जो पर्सपेक्टिव, ग्लोबल पर्सपेक्टिव से इसके ऊपर बात कर सकते हैं। इंडियन मीडिया इसको किस तरह प्ले अप कर रहा है उसका, और उसके लिए जो काउंटर मेजर्स हमें पाकिस्तानी मीडिया को, या आप जैसे लोग बाहर बैठ के बात कर रहे हैं, उनको क्या लेने चाहिए? देखिए, बहुत सारी दुनिया में मिसालें हैं, लोग प्रोटेस्ट करते हैं। आपने येलो वेस्ट की सुना होगा, अमेरिका के अंदर भी होती रही है, फ्रांस में भी होती रही, हांगकांग में, बड़ी दुनिया में प्रोटेस्ट होते हैं जो वायलेंट हो जाते हैं, जो अपना मीनिंग खो जाते हैं। और वहां पे मकसद क्या है? देखिए, इंडियन पर्सपेक्टिव ये है कि पाकिस्तान की दुनिया में आउटलुक अच्छी ना जाए। अब एक तरफ आप दुनिया में सीज फायर करवा रहे हैं, आप जंगें बंद करवा रहे हैं, अमरीकी मीडिया डेली बुनियादों के ऊपर पाकिस्तान के किरदार को डिस्कस कर रहा है, और यहाँ पे हम अपने छोटे से पैटी गोल्स को, जो छोटे छोटे आपके इश्यूज हैं, उनको हाईलाइट करना चाहते हैं थ्रू इंटरनेशनल मीडिया। और इंडियन गवर्नमेंट पूरी हेल्प करी, आज भी इंडिया के फॉरेन ऑफिस स्टेटमेंट जारी कर रहा है। फिर वो बहुत सारे जो लोग हैं, पार्लियामेंटेरियंस हैं, डियास्पोरा पूरी दुनिया के अंदर है, उसको मोबिलाइज कर रहे हैं कि आप जनाब पाकिस्तान जो आज़ाद कश्मीर है उसके बारे में स्टेटमेंट जारी करें। तो जो हमारा एक मुस्बत इमेज हमने हासिल किया, जो हमने अपनी ग्लोबल एक्सेस हासिल की, उसको अंडरमाइन कर। देखिए, एक तरफ टेररिस्ट हमला करते हैं, वो क्या करना चाहते हैं कि पाकिस्तान का इमेज पता चले कि जी यहाँ पे नॉन स्टेट एक्टर्स हैं। दूसरी तरफ से हमारे ऐसे भाई जो बच्चे या ऐसे लोग जो हैं जो ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन उससे दुनिया में क्या इमेज जा रहा है, जी वहां पे आप ट्रैवलिंग नहीं कर सकते, मूवमेंट नहीं जाए वहां पे। तो मेरा ख्याल है दोवल साहब की स्ट्रैटेजी पिछले 12-13 साल से एक ही थी, इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की, कि पाकिस्तान की ऑप्टिक्स बुरी लगे, वहां पे लगे कि वहां पे अनरेस्ट है, पॉलिटिकल अनरेस्ट है, इकोनॉमी ठीक नहीं, आपको IMF में क्यों आपके खिलाफ वोट देते हैं इंडियंस, ताकि पाकिस्तान की इकोनॉमी डिस्टर्ब हो। और इस तरह के जो प्रोटेस्ट है वो इकोनॉमी को खराब करते हैं, सोसाइटियल अनरेस्ट पैदा करते हैं। तो मैं समझता हूं कि ये बिल्कुल इंडियन प्ले बुक है कि कभी वो दहशतगर्दों का सहारा लेते हैं, वो BLA का सहारा लेते हैं, TTP का सहारा लेते हैं, और इस तरह जबकि कभी आपके अगर जेन्युइन मुतालबे हैं भी तो उसके लिए आपके पास फोरम है। जब आप लोगों को सड़कों पर लेके आएंगे, अनरेस्ट पैदा होगा, तो फिर उसके बाद फिर इंडियन गेम्स बीच में इन्वॉल्व हो जाती हैं। वो समझते हैं कि जी इस चीज का फायदा कैसे उठाएं। कि आप देखें लेबनान के आर्मी चीफ पाकिस्तान आए हुए हैं, कोई दुनिया इस वक्त सारा वेस्टर्न एंड मिडिल ईस्टर्न मीडिया पाकिस्तान की तरफ देख रहा है। और जो प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है वो कोशिश कर रहे थे कि जंग बंदी हो, और ईरान और इजराइल के दरमियान जो मिसाइल जो ट्रेड हुए वो कंट्रोल हो, और हम अपना काम कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर की भी इस हवाले से जो ट्वीट है उसको पूरी दुनिया में हाईलाइट किया गया। तो मैं समझता हूँ हमारे पास कोई चांस एंड चॉइस नहीं है। जब आपके पास फोरम मौजूद है, आपके वोट आ रही हैं, आप जाके वोट डालें, अपने लोगों को साथ में लाएं। और सबसे बढ़ के ये है कि चौधरी साहब का जी दहशतगर्दों से हम क्या कहते हैं, अपने गन्स ड्रॉप करें, पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन को एम्ब्रेस करें, इस तरह आजाद कानून जो कश्मीर के जो कवानीन को एम्ब्रेस करें, पॉलिटिकल पार्टी बनाए, जो मर्जी तब्दीली लेके आए, लेकिन फोर्स का इस्तेमाल अनरेस्ट तो नहीं हो। ठीक है, सिर्फ एक पॉइंट के सबसे पहले कोई भी सिचुएशन हो, और ख़ासतौर पर जो वहाँ पर सिचुएशन है, तो सबको ये अंदाज़ा होना चाहिए, जो इस वक्त प्रोटेस्ट कर रहे हैं और हथियार उठा रहे हैं, उनको ये पता होना चाहिए कि बेनिफिशरी कौन है
इसका फ़ायदा किसको जा रहा है, तो ये अगर समझ में आ जाए तो फिर मसाइल नहीं होंगे। चौधरी साहब, आप कोई अपनी राय या कोई सवाल करना चाहें चीमा साहब से? नहीं, मैं चीमा साहब से भी करना चाहता हूँ, आपसे भी करना चाह रहा हूँ। और भाई वो तो दहशतगर्द है, इंडिया उनको फाइनेंस कर रहा है, उनको असला दे रहा है, जो मुल्क दुश्मन कुव्वतें कर सकती हैं वो करती हैं। हम क्या कर रहे हैं भाई? आपको नज़र आ रहा है कि ये जो सूरत हाल टर्न ले गई है, ये मुल्क की मफादात के 100% ख़िलाफ़ है, ये आज़ाद जम्मू कश्मीर के 100% ख़िलाफ़ है। इसको रोकना चाहिए, इसको नहीं होना चाहिए। भाई उनको भी बुलाओ, बैठ के बात करो। जिसका कसूर है, जिसने गोलियाँ चलाई हैं, जिसने लोगों को यानी ज़ख्मी किया है और अस्पतालों में पहुँचाया है, या उनको तो आप कैफरे किरदार तक पहुँचाए, लेकिन पहले आग को ठंडा करें। उसका एक ही रास्ता है कि आप उनके साथ बैठे, कुछ लोग कुछ दो की बुनियाद पर मामले को हल करते। जी चीमा साहब। देखिए, बिल्कुल इस बात में तो कोई शक नहीं है कि बैठ के बात करनी चाहिए, लेकिन अगर बैठने वाले फोरम को हम इस्तेमाल ही ना करें और अगर जो रिजल्ट मिले हैं उनको अप्रिशिएट ना करें और बाकी रिजल्ट जो लेने, आप समझते हैं कि अगर ये समझा जाए कि हर कीमत पे हमने प्रेशर डाल के वो रिजल्ट लेने जो हम चाहते हैं, तो फिर डेमोक्रेसी, इंस्टीट्यूशंस, पार्लियामेंट, विल ऑफ पीपल, इनका क्या करना है? जो लोग इस वक्त वहां पे पार्लियामेंट में बैठे हैं वो अनपॉपुलर होंगे, पॉपुलर होंगे, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे उनके पास विल ऑफ पीपल है। लोगों की मर्जी है कि नहीं कि आपने 50,000, 70,000, लाख बंदे के जरिए प्रेशर डालना है। मेरा ख्याल है पाकिस्तान के अंदर हमने 80 साल हो गए हैं, अब बहुत सारी चीजें इवॉल्व कर जानी चाहिए। हमने बड़ा नुकसान उठाया है, हमारे मुआशरों ने, हम लोगों ने बड़ा नुकसान उठाया और इन प्रोटेस्ट से हमने देखे पाकिस्तान में भी आज से 10 साल पहले बड़े बड़े प्रोटेस्ट हुए, क्या ऑप्टिक्स आई, क्या दुनिया ने हमें देखा। पार्लियामेंट के अंदर ही बैठ के मेरा ख्याल है मैच्योर पॉलिटिकल प्रोसेस और मैच्योर जो लोग हैं वो ही चीजों को हल कर सकते हैं और मेरा ख्याल है सबको पार्लियामेंट में जाना चाहिए जो जो अवाम का दर्द रखते हैं और वाकई मसले हल करवाना चाहते हैं। विल टेक अ ब्रेक हियर जी, हमारे साथ ही रहेगा, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। अब ज़रा तस्करा कर लेते हैं कि लबनानी मुसल्लह अफवाज के सरबरा एक तो GHQ रावलपिंडी पहुँचे हैं और वहाँ पर उनकी फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात भी हुई है और काफ़ी अहम मामलात पर तबादला ख्याल किया गया है। अगर ख़त्ते की सूरत हाल की और ख़ास तौर पर कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो लबनान के ऊपर आपने देखा है कि मज़ीद शहर, यानी कि एक शहर है सोर शहर, उसको खाली करने की धमकी दी गई है और धमकी इसराइल की जानिब से इस बुनियाद पर दी गई है कि शहर खाली करो वरना हमने हमला तो करना ही है, तो जो नुकसान होगा उसके ज़िम्मेदार खुद होंगे। दूसरी जानिब ईरान और इसराइल की जानिब से एक दूसरे पर हमले रोक दिए गए हैं और वो मामलात अपनी जगह आपको पता है चल रहे हैं, लेकिन इस दफ़ा पहली दफ़ा ऐसा हमने देखा, क्योंकि ईरान के मामले पे हम आज बात कर पा रहे हैं, तो ईरान ने जब लबनान पर हमला हुआ, बैरूत पर हमला हुआ, तो उसके जवाब में बराह रास्त उसने इसराइल पर हमले किए। फिर जवाबन इसराइल ने कई मकामात पर ईरान में मुख्तलिफ जगहों को निशाना बनाया जिसमें एक पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स भी है। फिर ट्रंप का भी उसके ऊपर स्टेटमेंट सामने आया था। चीमा साहब, आपसे ये आगाज़ कर लेते हैं कि एक तो ये लबनानी जो मुसल्लह अफवाज के सरबराह हैं, इनके दौरे की अहमियत, कॉन्टेक्स्ट और क्या इससे मतलब ये कि इम्पोर्टेंस क्या है इसकी, सबसे पहले तो ये बयान कीजिएगा। देखिए, जारी बात है, इजराइल जो है अगर आप देखें तो वो मुसलसल अपने इर्द गिर्द जितने भी ममालिक हैं सब पे हमले किए हैं उसने। आप देखें कोई मुल्क उसके शर से बचा नहीं और मिलिटरीली जो लोग मुतासर हुए हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये जो लेबनीज आर्मी चीफ का विजिट है, जारी बात है ये टेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे होंगे कि किस तरह के चैलेंजेस दरपेश आ रहे हैं, उनकी फौज क्या कर नहीं पा रही, उनके पास सारी बात है वेपन्स नहीं है, उनके पास वो स्ट्रैटेजीज नहीं है, वो चीज़ें सोच नहीं, वो चीज़ें डिप्लोमेटिकली हल करना चाह रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर जंग मुसल्लत की जा रही है, हिजबुल्लाह की वहाँ प्रेजेंस है, ये कुछ लंबा चौड़ा वहाँ पे गवर्नमेंट कर भी नहीं। प्रेजेंस है या कंट्रोल है, और इन कंपैरिजन इस वक्त जब अगर इसराइल हमला करता है तो दिफा वहां पर कौन कर रहा है? हिजबुल्लाह कर रहा है? सर्टेन एरियाज है ना, सर्टेन एरियाज के अंदर हिजबुल्लाह है, कुछ एरियाज के अंदर वो वहां पे असल में डिवीजन इस तरह की है, तो और फिर वो हथियारों का भी मसला है। जी वो, लेकिन आप देखें ना, वो मसला यही है ना कि एक तरफ लेबनीज प्रेसिडेंट टीवी पे बैठ के कहते हैं जी कि देखिए ईरान जो है इन ग्रुपों को सपोर्ट कर रहा है, प्लीज ऐसे ना करें, हमारे मुल्क के अंदर इंटरवेंशन ना करें,
हिजबुल्लाह जो है वो उनके कंट्रोल में नहीं है, गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं है, अवाम कहती है हमें सिर्फ प्रोटेक्ट ही हिजबुल्लाह करता है। तो देखिए ये इस तरह के सिनेरियोज हैं जो हमारे सामने आ रहे हैं। तो इस वक्त जारी बात है हमारे लेबनान के साथ ताल्लुकात इस तरह है कि जब से सीज फायर की बात चली थी तो हमने इस वक्त डिस्कशन ये हुई थी कि लेबनान भी सीज फायर का हिस्सा है। तो उस वक्त भी लेबनीज गवर्नमेंट ने पाकिस्तान से रिक्वेस्ट की थी कि हमारे यहाँ भी सीज फायर करवाया जाए, लेकिन क्योंकि इजराइल ने इसको एज ए बार्गेनिंग चिप रखा हुआ है, इसीलिए ईरान ने इसके ऊपर जो रिसेंटली हमला भी किया है। और मैं समझता हूँ कि ये ईरान ने अपनी नई पावर प्रोजेक्शन की है खित्ते के अंदर, और इसका मतलब जी साहब ये तो होगी पावर प्रोजेक्शन। अब चूंकि आप अमेरिका के अंदर मौजूद हैं, अब ये बताइएगा, प्रेसिडेंट ट्रंप ने ईरान को और इजराइल दोनों को ये कहा कि आप पीछे हटें, दोबारा एक दूसरे के ऊपर हमले नहीं करें, आपने एक दफ़ा हमला कर लिया है तो इट्स इनफ। खबर क्या है? खबर यहाँ पे हमें ये बताया जा रहा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप का एकदम जो नया बयान आया कि वी आर वेरी क्लोज टू 2 से 3 दिन 2 से 3 दिन के अंदर ये डील फाइनल हो जाएगी। असेसमेंट आपको वहाँ पे बैठ के क्या लग रही है? जेन्युइनली कोई चीज़ उस तरफ जा रही है? क्योंकि ये जो है ना 2 से 3 दिन ओवर द वीकेंड, वेरी नियर अबाउट टू एंड, ये हम काफ़ी अरसे से सुन रहे हैं। ये न्यू नॉर्मल बनता जा रहा है कि जी अब हम जब हमें प्रेसिडेंट ट्रंप का बयान आता है तो वी जस्ट टेक इट एज ए कि नहीं, बस पता नहीं होवेदा थे कि नहीं होवेदा। ये 2 से 3 दिन प्रेसिडेंट ट्रंप की जो लेटेस्ट डेडलाइन है कितनी संजीदा है? देखिए मुझे लगता है कि मसला सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियर के ऊपर ही है, बाकी चीज़ें तय हो गई हैं। और मेरा ख्याल है कि अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन इजराइलियों को ये बता रही है कि हम न्यूक्लियर के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। अभी पिछले हफ्ते जैरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ टेनेसी गए थे, जहाँ पे उन्होंने न्यूक्लियर जो साइंटिस्ट हैं और जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे दोबारा मुलाकातें की, ये जानने के लिए डेफिनेटली कि जो उन्होंने ईरान के साथ डील की है वो किस हद तक जो है वो उसको डीन्यूक्लियराइजेशन और कभी भी ईरान जो है वो अपना एनरिच यूरेनियम को इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। वो सारी बातें उसमें लर्न कर रहे थे, सीख रहे थे। तो बेसिकली अमेरिकन जो डील की है वो इजरायलियों को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये ईरान का वो रास्ता नहीं है जिससे वो न्यूक्लियर हासिल करेंगे। यहाँ पे आके चीजें, सो इस वक्त अमेरिका इजराइल डिस्कनेक्ट ज्यादा है, मिसट्रस्ट ज्यादा है एज कंपेयर टू अमेरिका ईरान। क्योंकि अमेरिका ईरान का अगर होता तो ट्रंप साहब आपको पता रोज कहते थे मैं आज हमला कर दूंगा, ईरान मान नहीं रहा, हम कल कर देंगे, मुझे फलां ने मना कर दिया। अब वो सिर्फ इजराइल के हवाले से बात कर रहे हैं। और जो माजी में कुछ कॉल्स का जिक्र भी आया और उसके बाद भी ये जो अभी सिचुएशन है, तो मुझे लग रहा है कि ट्रंप साहब वाकई उनके लिए मसले डोमेस्टिकली हैं, गैस प्राइसेस बहुत ज़्यादा हैं। कांग्रेस जो है उसने भी एक रेजोल्यूशन लेके आया है, मुसलसल यहाँ पे डिस्कशन यही हो रही है और ट्रंप के लिए मसले बने हुए हैं। सो इजराइल को अभी सेटिस्फाई करना है। और दूसरा ये कि सऊदीया की जानिब से भी इनको कहा गया था कि अब ये रास्ता नहीं है। दूसरा मैं एक चीज़ कह रहा हूँ कि जो आपने पावर प्रोजेक्शन की टर्म यूज़ की थी कि ईरान ने अपनी एक नई पावर प्रोजेक्ट की है, तो वो क्या इस कॉन्टेक्स्ट में आप ये बात कर रहे हैं कि लबनान पर हमले के जवाब में बराह रास्त उसने अपनी प्रॉक्सीज से हटके बराह रास्त इसराइल पे हमला किया, या फिर इस टर्म का कोई और मतलब है आपने जो यूज़ की? मुझे लगता है कि ईरान ने अपने एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस को एक नई जिंदगी दी है इस हमले से। उसने जितना भी उसका एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस जो कि डाई डाउन कर गया था, जिसको बेसिकली इजराइल खत्म कर रहा है, उसको एक नई जिंदगी दी है कि भाई हम आपके साथ खड़े हैं। हाँ। और ऐसे लग रहा है कि ईरान ज्यादा एग्रेसिव होगा, उसके रीजनल जो एम्बिशंस हैं वो और ज्यादा बढ़ेंगे। और अभी मैं देख रहा था कि ईरानी लीडरशिप कह रही है कि फ्रॉम स्टेट ऑफ हार्मस से लेके बाबुल मंदेब तक एक सिक्योरिटी बेल्ट ऑफ रेजिस्टेंस वो क्रिएट करना चाहते हैं। अब ये भी एक पूरी की पूरी जारी बात है। इसका मतलब है कि वो स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स को मिक्स करके वो इस खित्ते के अंदर एक इन्फ्लुएंस, तो अमेरिका ने बेसिकली इन तमाम मुल्कों के लिए मसले पैदा कर दिए हैं बेसिकली कि अब उनको अपनी सिक्योरिटी में भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा, अब उनको जो कन्वेंशनल वेपन्स पे भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा, अब उनको कहने का मतलब ये है कि प्रेसिडेंट ट्रंप की जो नेकी है ये अब याद करेंगे। चलें जी, थैंक यू सो मच डॉक्टर कमर साहब फॉर योर टाइम। प्रोग्राम से फिलहाल इतना ही। अशफाक इसाक सती को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।